तो इसी मार्च की थी जब भारत एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बना था और हम तो ये कह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में भी राज दोबारा लौटेगा, वनडे में हमारा राज है, T20 में तो राज ऐसा है कि झंडा बार बार हम लगा रहे हैं। उसके बाद आईपीएल आया। आईपीएल में हमें लगा कि यार इंडिया तो 4 या 5 या 50 टीमें बना लेगा और सारी की सारी टीमें दुनिया की टीमों से बेहतर होंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 26 जून से लेकर आप जो 19 जुलाई तक आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पे गए, आपसे एक एक कर कई ऐसे जो बैजेस थे वो छीन लिए गए। इंडिया पूरे दौरे पे 10 मैच खेला है, सिर्फ एक मैच जीता है। और आप जानते हैं कि अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया की टीम किसी दौरे पे जाए और 10 मैच खेले और सिर्फ एक जीते, इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट टीम या तो डूब रही है या फिर डूब गई है। निखिल है मेरे साथ। बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका ड्रेसिंग रूम 2005, 2006, 2007 की तरह तो नहीं हो गया है? क्या आज हम 2026 में 2005, 2006, 2007 को एक बार फिर तो नहीं देख रहे हैं? ये वो दौर था जब ग्रेग चैपल इंडियन क्रिकेट पे हावी थे। ग्रेग चैपल के सामने थे वो खिलाड़ी जो कहने को बहुत बड़े नाम थे, लेजेंड्स थे, लेकिन ग्रेग चैपल उनको टारगेट करते थे। वो ड्रेसिंग रूम आपका बिखरा हुआ था। उसी ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर भी खेला करते थे। लेकिन आज क्या वाकई में इंडिया का ड्रेसिंग रूम बिखरा हुआ है? क्या अभी यहां से इंडिया यू टर्न ले सकता है, या फिर ईगो इतनी बड़ी हो गई है कुछ लोगों की, बायसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब वापसी का रास्ता नहीं है? बड़ा लंबा मैंने डिस्कोर्स दिया, कोई आउट ऑफ प्लेस लगी हो आपको बात? नहीं, लगभग जो आपने कहा सही है, बट मतलब ग्रेग चैपल वाले दौर से जो तुलना है, थोड़ी अलग चीज़ यहाँ ये है कि आपको याद होगा ग्रेग चैपल के टाइम ऐसे कई खिलाड़ी थे जो ग्रेग चैपल के साथ खड़े भी थे। उस वक्त कुछ अगर डिवाइड कुछ ऐसा था, जूनियर वर्सेस सीनियर हो गया था। जूनियर खिलाड़ी ग्रेग चैपल के साथ खड़े थे, कुछ जूनियर खिलाड़ी, हाँ, तो वैसा जो नए आ रहे थे। मीडिया भी 50-50 था, है ना? एक था, एक कैंप खिलाड़ियों के साथ एक था, ग्रेग चैपल के साथ भी बहुत लोग खड़े थे। देखो, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलती थी या कोई खेमा था। एक्चुअली क्या था, ग्रेग चैपल कई चीज़ों के बारे में जो कह रहे थे वो सही भी थी ना। वो आज आपको एहसास हो रहा है कि यार वो थोड़े अहेड ऑफ हिज टाइम थे। थोड़ा कल्चर का भी इशू था। ऑस्ट्रेलिया में कैसे चीज़ों को एकदम आप ऑन द फेस बोल देते हो, थोड़ी डिप्लोमेसी कम होती है। इंडियन कल्चर थोड़ा अलग होता है, वहाँ जैसे सीनियर से डील करते हो। तो एक बेनिफिट ऑफ द डाउट ग्रेग चैपल को ये भी जाता है कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बट शायद तरीका, ऑस्ट्रेलियन तरीका इंडियन सिस्टम में नहीं बैठ रहा। अब भी ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ ना, वही बदलाव है। बदलाव ये है कि इस वक्त अब वो कोई दो क्लियर कट खेमे नहीं है। एवरी मैन इज फाइटिंग हिज ओन बैटल। सबको अपनी अपनी जान बचानी है, क्योंकि सब इनसिक्योर हुए हुए। किसी को पता नहीं मैं कप्तान हूँ, मैं कप्तान रहूँगा, मेरे परफॉर्मेंस पे इशू है। मैं उप कप्तान हूँ, पता नहीं मैं उप कप्तान रहूँगा या नहीं, मैं चला जाऊँगा। मैं ऑलराउंडर हूँ या नहीं, मैं इसलिए नहीं खेल रहा कि मैं बैटिंग नहीं कर पाता, मैं इसलिए नहीं खेल पाता क्योंकि मेरे में बॉलिंग नहीं है। मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हूँ, 3 मैच खेलता हूँ फिर ड्रॉप हो जाऊँ। मैं सबसे बड़ा अपकमिंग प्लेयर हूँ, मेरे दुनिया मेरे कदमों पे है, मैं छा जाऊँगा, मैं 3 मैच के बाद नहीं खेलता। तो इस वक्त थोड़ा तितर बितर है। इस वक्त क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि युवा के साथ जाएं या सीनियर खिलाड़ियों पे भरोसा दिखाएं। वो सिर्फ रोहित विराट के केस में लग रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज इस वक्त ये है कि सब तितर बितर है, कन्फ्यूजन है, जो शायद उतनी देखिए ग्रेग चैपल का भी एक रास्ता था, जो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो आप उससे डिसएग्री कर सकते हो कि उन्होंने जो राह ली वो गलत थी, बट एक क्लियर कट राह थी। उनकी राह ये थी कि यार हर पोजीशन पे हर प्लेयर खेल सकता है। उनकी राह ये थी कि यार अब टाइम आ गया है कई सीनियर्स से पार जाने का, युवाओं में थोड़ा इन्वेस्ट करने का, उनकी एथलेटिसिज्म पे ज़्यादा फोकस करने का। ये 2-3 चीज़ें थी, बट वो जो पैमाना था वो सब पे अपनाया जा रहा था। अब तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि पैमाना क्या है, वो ही नहीं पता लोगों को। ये फ़र्क है। आप निखिल अगर कह रहे हैं, और आप जैसा बड़ा न्यूट्रल आदमी, मैं मानता हूं कि आप बड़े न्यूट्रल आदमी हो, आप ऐसा नहीं है कि हवा इधर चली तो इधर चले गए, उधर चली तो उधर चले गए। अगर आप ये कह रहे हो कि प्लेयरों को, मतलब द एंटायरिटी की बात कर रहे हो ना आप, yes. आप पूरी टोकरी की बात कर रहे हो कि पूरी टोकरी में किसी को नहीं मालूम कि कल क्या होगा, तो ये तो भाई बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूं बहुत सीरियस इशू है ये। तो यही तो नंबर 1 रीज़न है आप हारे हो। आप मुझे बताओ क्या है रीज़न कि आप आयरलैंड से हारे, आप इंग्लैंड से हारे।
ये तो नहीं, मैं तो नहीं मानता कि इंडिया में टैलेंट की कमी है। जो आपने कहा ना 3 टीमें बना सकते हो, वो अभी भी सच है। आप 3 टीमें बना सकते हो, आप 4 भी बना सकते हो। आपकी नंबर 1 टीम खेल रही है, क्या आपकी नंबर 1 टीम दुनिया की टॉप टीम में से एक है? अभी भी वही है, वही टैलेंट है, वही खिलाड़ी है। आप क्यों नहीं जीत रहे? कोई और ही रीजन हो सकता है ना, वही खिलाड़ी खेलना और रातों रात थोड़ी खत्म हो जाओगे। करेक्ट। तो आपका नंबर 1 रीजन ही ये है कि आपकी क्लैरिटी नहीं है और इनसिक्योरिटी है। जब क्लैरिटी नहीं होगी, जब इनसिक्योरिटी होगी, तो वही खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप रोहित शर्मा को देख लो, मुझे ऐसा लगता है रोहित रन ना बनाए या बनाए वो अलग बात है, रोहित को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए वो भी अलग बात है। हो सकता है मुझे लगे नहीं खेलना चाहिए, आपको लगे खेलना चाहिए, या मुझे लगे खेलना चाहिए, वो ठीक है, डिफरेंस ओपिनियन है। बट मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो इन्वायरमेंट सही है जो रोहित शर्मा के लिए इस वक्त? क्या आप वही सेलेक्टर और रिजेक्टर वाली बात है? मेरे को ये देखना है विद इन द टीम, क्या मैं रोहित शर्मा को इसलिए टीम में रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेले, तो मैं चाहता हूं वो परफॉर्म करके दिखा दे कि वो 27 खेलना चाहते हैं, या मैं उसको इसलिए टीम में रखता हूं कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि देखो ये नहीं खेल सकता 27 का वर्ल्ड कप, क्योंकि ना इससे रन आ रहे हैं ना फिटनेस है। तो आपकी इंटेंशन मैटर करती है। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो, चाहे कोच और कप्तान ये एनवायरनमेंट बनाए कि आपको हम चाहते हैं, आपने 27 खेलना ही खेलना है, दिखा दो सबको कि यू आर फिट टू प्ले 27। तो अजय जडेजा की लैंग्वेज है कि आप जब टीम चुनते हो, हाँ, तो 2 रास्ते होते हैं, या आप किसी को खिला रहे हो सिलेक्शन के लिए या उसको खिला रहे हो रिजेक्शन के लिए। करेक्ट। मैं आपको एक बड़ा मतलब किस्सा सुनाता हूं, ये हालिया आईपीएल का है, ये दिलचस्प नहीं है नहीं है ना, ये आपको बता रहा है जो आपने बात की, ये मैं और आप तो बाहर से बात कर रहे हैं ना, और बहुत से लोग हैं जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, बहुत से लोग हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लगे निखिल नाज का एजेंडा है, विक्रांत गुप्ता का एजेंडा है। एक बड़े प्लेयर हैं, तो आईपीएल चल रहा था और वो कुछ लोगों के साथ खड़े थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, तो एक और शख्स आए, प्रोमिनेंट हैं काफ़ी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उन्होंने कहा यार क्या बैटिंग कर रहे हो यार, क्या खेल रहे हो यार, आपको तो टेस्ट क्रिकेट में यार वापस आना चाहिए। तो उस प्लेयर ने कहा नहीं ये तो बात सही है, मज़ा आ रहा है, अच्छी क्रिकेट है, ये वो आबो हवा अच्छी है, मैं क्यों जाऊं उस ड्रेसिंग रूम में जहां पर AQI 400 का है। AQI आप जानते हैं वो पोल्यूशन, दिल्ली है ना, प्रदूषित वातावरण जिसे कहते हैं। सो व्हाट ही मेंट वाज कि मैं क्यों जाऊं उस ड्रेसिंग रूम में जहां पर इतने कटाक्ष हैं, जहां पर शायद माहौल अच्छा नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि जिम्मेदारी किसकी है, बिकॉज देखो कुछ लोग कहेंगे गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, कुछ लोग कहेंगे जी BCCI की जिम्मेदारी है, कुछ लोग कहेंगे जी प्लेयर जो है ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे जी सीनियर प्लेयर वैसा कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज सब अपने अपने रास्ते पे हैं। जो आपने रोहित और विराट की बात की, मेरा ये मानना है कि हमारे इंडिया में, और ये सदियों सदियों से है, अगेन मैं 2005 सौरव गांगुली ब्रिलियंट कप्तान, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को एक नया रास्ता दिखाया, बट ये वो पीरियड है जहां पर उनकी कप्तानी पर सवाल हो रहे थे क्योंकि उनके बैट से रन भी नहीं आ रहे थे। आप तो जिम्बाब्वे के उस दौरे पे थे। उसके बाद एक कोच ने आके सबसे पहले इंडियन क्रिकेट सिस्टम में बोला प्लेयर को, कप्तान को, कि मेरे ख्याल से आपको अपना टीम से ड्रॉप कर लेना चाहिए। एंड सौरव वाज रैटल्ड। क्यों? क्योंकि यार मैंने तो आपको कोच बनाया। हमारे इंडिया में ना ये बहुत होता है इंटाइटलमेंट, कि मैंने निखिल के लिए काम किया, निखिल तो मेरे लिए करेंगे, निखिल थोड़ी मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं। ये हमारे अंदर एक विचारधारा होती है, और मुझे लगा कि यहां पर भी ना वही चीज चल रही है कि मेरे अगेंस्ट थोड़ी, यार मेरे अगेंस्ट कोई कैसे जा सकता है, इंटाइटलमेंट। अब वो मुझे नहीं मालूम कि वो किसको है ये एंटाइटलमेंट, लेट्स से हाइपोथेटिकली किसके लिए क्या किया है जो एंटाइटलमेंट हो। प्रॉब्लम तो ये है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा। भाई ये कोच भी, अब मैंने सुना है कि उसी तरह से आए थे, ये कोच भी उसी तरह से आए थे, किसी भाई बड़े प्लेयर ने ही कहा होगा ना कि पाजी आ जाओ। हाँ अच्छा, फिर हमें लगता है, और बड़ा अच्छा एसोसिएशन चला है। मैं ये मानता हूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया हारा, स्टोरी पे यकीन करते हो? नहीं मैं कह रहा हूं हो सकता है। भाई मेरा और आपका रिश्ता तो अच्छा ही है ना, हम जीत तो रहे ही है ना, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, हमने शुरुआत बड़ी अच्छी की, तो उसके बाद लगता है कि यार
मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, विराट को तो आई थिंक मैं विराट को थोड़ा अलग रखूंगा, बिकॉज विराट न्यू, हालांकि एफर्ट था दोनों तरफ से, सब कुछ था, बट मुझे लगा विराट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद गुस्से में टेस्ट क्रिकेट छोड़ गए। रोहित ने शायद गुस्से में नहीं छोड़ा, हालांकि अगेन मुझे नहीं पता ट्रांसपेरेंसी क्या है, बिकॉज कुछ लोगों ने कहा कि जी इंग्लैंड दौरे के लिए रोहित को पूछा गया था कि जाओगे तो 5 टेस्ट मैच में जाना होगा, तो रोहित ने कहा नहीं मैं 2 या 3 में देखूंगा अपने आप को। आई डोंट नो इसमें फर्क क्या है। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि 5 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होना है और मैं तो खेलना चाहता हूं, बट मैं आपको अगर पीछे ये कह रहा हूं कि 2 या 3 में देखेंगे भाई क्या होगा, अगर मेरे से रन्स नहीं बनेंगे तो फिर मैं, और आप उस बात से नाराज हो जाओ। या फिर ये भी एक थ्योरी है कि उनको ये कहा गया था कि 2 या 3 टेस्ट मैच में आपके पास वो कार्ड है, लेकिन उसके बाद आपको हम जज करेंगे। आई डोंट नो क्या सच है क्या सच नहीं है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट दोनों ने छोड़ दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी उन्होंने। बट यार वनडे में मैंने अगर एक आईसीसी ट्रॉफी जीती हो, ये तो गलत प्रेसिडेंट था ना कि कप्तानी मैंने ले ली। ठीक है, मैंने 4 साल बाद आपको वर्ल्ड कप में कप्तान 3 साल बाद 3.5 साल बाद नहीं बनाना, अलग बात है, उसका भी एक तरीका होता है ना। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ी थी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खुद से? नहीं। क्या रोहित ने कहा था मेरी बेइज्जती करो? नहीं। मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, मुझे तो इस जो आपने अभी जो बात की ना, मैं वो उस ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर की बात करता हूं। निखिल, कौन तय कर रहा है कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर क्या होगा? तय थोड़ी कोई करता है, वो तो आपके जो बिहेवियर है, जो आप चीज़ें करते हो उसी से होता है। बट मैं ये मानूंगा कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोच और कप्तान का ही होता है, होना भी चाहिए भाई। और कप्तान तो नए, हाँ, बट उनका दोनों कप्तान नए हैं आपके। नहीं, बट योगदान तो उनका भी होता है ना भाई। नहीं, अब तो मैं मानता हूँ शुभमन गिल का तो शायद एक ऐसा रूप आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखेगा जो हो सकता है कोच ने और सिलेक्टर्स ने सोचा ना हो, या कुछ सिलेक्टर्स ने उनको एम्पावर किया हो। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ, He cannot be a rubber stamp. ये गलतफहमी है कि शुभमन, आप लोगों को लगता है बड़े सॉफ्ट स्पोकन है तो कुछ भी चीजें मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। आई थिंक He has been empowered. नहीं, आप गुजरात के भी कई लोगों से बात करें, आप भी कईयों से बात करते हैं, जरा पता करने की कोशिश करें कि भाई ठीक है, आशीष नेहरा बहुत अच्छे कोच है और वो काफी हद तक चलाते हैं, बट आई नो कि शुभमन गिल वहाँ बड़े बड़े कॉल्स लेते हैं एज अ कप्तान। ले नहीं रहे थे, अब मैं वही आपको बताता हूँ वो भी क्या हुआ। हाँ। इस साल भाई इंडिया के कप्तान के तौर पर तो ये उनका पहला आईपीएल की कप्तानी थी, सो चल रहा था जैसे चल रहा है, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक आदत होती है ना, अब निखिल को तो मैं वैसे ही ट्रीट करूंगा, ठीक है निखिल आप इंडिया के कप्तान हो रहा था। एंड इफ यू रिमेंबर, गुजरात ने अच्छा स्टार्ट नहीं किया था। इनका मैच था चेन्नई, दिन का मैच था, 3:30 बजे का मैच था, ये महीना था अप्रैल। आईपीएल शुरू हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ हुआ ऐसा कि देयर वाज अ क्लैश कप्तान और जो कोचिंग स्टाफ था उसके दरमियान, किसी चीज़ को लेके, कोई सिलेक्शंस को लेके अपेरेंटली। अब भैया कंफर्म आप कर लेना, शायद कप्तान ने कह दिया था कि इफ दैट इज द केस आई विल नॉट प्ले, मैच से कुछ घंटे पहले। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से करें। एंड देन ही वाज एम्पावर्ड बाय दैट फ्रेंचाइजी कि नहीं भैया आप कप्तान हो, कप्तान ही करेगा, जो सपोर्ट स्टाफ है वो पीछे से आपको सपोर्ट करेगा। वही चीज़ अब इंडियन क्रिकेट में भी है। मुझे नहीं समझ आती कि हम लोगों ने उस टाइम पे ग्रेग चैपल को इतना बड़ा क्यों बना दिया था। हमने वही चीज़ डंकन फ्लेचर के साथ की नहीं, जॉन राइट के साथ तो की नहीं, इवन गैरी कर्स्टन के साथ नहीं की थी। नहीं, वो फ़र्क ये था क्योंकि ग्रेग चैपल में ये हिम्मत थी कि कप्तान को बोल दे कि उन्होंने बोला प्रॉब्लम क्या है, बोला शायद कप्तानी प्रॉब्लम है। ये को डंकन फ्लेचर कहाँ बोल पाते थे या गैरी कर्स्टन कहाँ बोल पाते थे। आइडिया तो उन्होंने फ्लोट किया ना, ये डिसाइड करना कि सचिन तेंदुलकर नहीं ओपन करेंगे, वो नीचे मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, नुकसान हुआ ना। हाँ, बट ये डिसाइड तो ग्रेग चैपल के टाइम पे आप वेस्ट इंडीज में एक सीरीज जीते, वेस्ट इंडीज की टीम क्या थी सबको मालूम है, आप थे उस दौरे पे। ग्रेग चैपल की कप्तानी कोचिंग में इंडिया पहली बार साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच जीता था, जोहानिसबर्ग, वहां पे भी आप थे। और क्या जीता इंडिया? इंग्लैंड 2007 आप जीते, वो उनके बाद हाँ, बाद हुआ। हाँ, उसमें तो कोई कोच नहीं था, चंदू बोड़े साहब मैनेजर बन के गए। आज चंदू बोड़े साहब का बर्थडे है, 92 इयर्स यंग, उनका जन्मदिन है आज। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, पता गौतम
अगेन मैं फिर वही कहता हूँ, गौतम हो, अजीत अगरकर हो, शुभमन गिल हो, अय्यर हो, विराट हो, एवरीबडी वांट्स इंडिया टू डू वेल। बट हुआ ये है, मुझे लगा निखिल की ना एक वैक्यूम आया इंडियन क्रिकेट में। नॉर्मली इंडियन क्रिकेट में ना बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग होता है। आई थिंक जय शाह जब से आईसीसी गए, अब यार हर चीज़ थोड़ी आप उनसे पूछने जाओगे, मुझे ऐसा लगा कि देयर इज अ पावर सर्ज कि कौन है, अब वो ट्री में कौन है, और शायद उस वैक्यूम का ना मुझे लगा कि कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं। कौन फायदा उठा सकते? फॉर एग्जाम्पल रोहित और विराट पे आप फैसले ले रहे हो, But- आप रोहित और विराट पे फैसला, मैं ये पिछले हफ्ते का फैसले की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे ये अनाउंस हो गया था, अनाउंस थ्रू मतलब मीडिया एंड सोशल मीडिया, कि रोहित शर्मा हैज बीन टोल्ड, ही वाज टोल्ड इन अफगानिस्तान, ये वो फलाना ढिमकाना, खत्म जी खत्म, खत्म जी खत्म। मुझे लगा कि विराट और रोहित को भी ना अब ये लगता है कि यार हम भी किसको बोलें, हम किससे बात करें, मतलब अथॉरिटी में कोई तो होगा। अब मुझे बताइए ना, विराट कोहली को वनडे क्रिकेट में कोई इशू है? नहीं। जब वो उन्होंने कमबैक किया था कोई इशू था? उससे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें कोई इशू था? वनडे में तो कोई इशू नहीं था ना। रोहित शर्मा को इशू था वनडे क्रिकेट का, तो जब उन्होंने कमबैक किया था ऑस्ट्रेलिया की, वो सब कह रहे थे कि खत्म, आज ही टाटा बाय बाय। पावर सर्ज क्या होती है इन दिस रूम? पावर सर्ज का मतलब है कि मैं ज्यादा पावरफुल लोगों को नहीं चाहता हूं। नहीं, बट ये जो बातें हुई उसमें आपको लगता है बीसीसीआई का कोई योगदान नहीं था कि जब ये बातें बीसीसीआई शुरू क्या हो गई? थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये खबरें भी बाहर आना। बीसीसीआई कौन है? मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, मैं किसी एक कोई पर्टिकुलर इंसान पे नहीं जा रहा। एक उनका रिव्यू भी तो मीटिंग हुई आपकी? हाँ, नहीं, एक रिव्यू तो सिर्फ बीजीटी के बाद हुई। हाँ, उसके बीजीटी तो के कोई बाद, हुई नहीं। बीजीटी के बाद जो रिव्यू हुआ, आपको मालूम है निखिल, उसके बाद से रोहित शर्मा ने यहाँ पे टेप लगा ली। बीजीटी के बाद इतना बड़ा वहाँ पे कांड हुआ, इतनी कहानियाँ आई, आपका एक सो कॉल्ड रिव्यू मीटिंग हुआ, मीटिंग खत्म नहीं हुई और लीक हो गई सारी बातें अंदर की। और आपको मालूम है, यू आर प्रिवी टू दिस, कि उसके बाद रोहित शर्मा ने कहा कि अगर ये बात है कि अंदर मीटिंग की बात भी अगर आप नहीं रख सकते, वो भी लीक हो जाएगी, तो मैं आज के बाद जुबान बंद रखूंगा। जो सबसे हैरानी की बात है कि उस मीटिंग में वो भी डिस्कस हुआ कि कई 2 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा क्योंकि उन्होंने खबरें लीक कर दी थी। और उसी मीटिंग की खबरें फिर लीक भी हो जाती हैं। तो जिन्होंने फैसला लिया कि इनको नहीं रखा जाएगा क्योंकि खबरें लीक करते हैं, उन्होंने भी कर तो दी। बॉर्डर गावस्कर तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब बीसीसीआई, आप कह रहे हो ना बीसीसीआई जो पावर सेंटर है, इसमें बीसीसीआई का भी योगदान है कि ये जो खबरें आई उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए, मैं तो कहता हूँ बीसीसीआई अगर नहीं पावरफुल ना हो इस लिहाज में तो कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक कि सेलेक्टर्स तो एम्पावर होने चाहिए। आपने उनको फॉर अ रीजन रखा है, क्रिकेट वही खेले हैं और आपको लगता है वो उस जगह पे गए। मैं तो चाहता हूं कि दखलंदाजी ना हो बीसीसीआई की सिलेक्शन मैटर में, वरना पता क्या प्रॉब्लम होगी। मैं अगर प्लेयर हूं, मैं बड़ा नामी गिरामी प्लेयर हूं, मेरी पहचान है, तो यार फिर तो सिलेक्टर का कोई मतलब ही ना, मैं तो पहुंच जाऊंगा ऊपर तक अब कि सर ठीक है, तो गलत है। फेयर इनफ। हाँ। अब आप ध्यान से सुनिए, आइडियल एक डेमोक्रेसी में सिस्टम क्या होता है कि एक कप्तान इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन कमेटी इंपॉर्टेंट है लेड बाय द चीफ सेलेक्टर, कोच एंड उसका सपोर्ट स्टाफ इंपॉर्टेंट है, बट ये सब रिपोर्ट करते हैं बीसीसीआई को। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कोई इंडिविजुअल, वो कोच हो, चीफ सेलेक्टर हो, कप्तान हो, इतना बड़ा हो जाए कि वो बोर्ड से भी बड़ा है या बोर्ड में उस कद के लोग नहीं हैं, उसको लगता है कि मैं हूं, लगना तो है ना पॉसिबल, लगना तो लग तो सकता है ना आपको कि मैं हूं। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये चीज, जब ये रोहित की खबर आई थी कि इंग्लैंड वाली के जी बस उनको बता दिया गया है, मैं हैरान हुआ भी था और मैं हैरान नहीं भी हुआ था। मैं हैरान नहीं हुआ था बिकॉज मुझे मालूम था कि यार आई थिंक उनके 2 मैच भी ऐसे गए थे, वो बड़े ऑफ भी लग रहे थे और मुझे लगा था हैमस्ट्रिंग की इंजरी से आए हैं, हो सकता है कि यार ये हुआ हो। अब सही गलत नहीं, बट मैं हैरान क्यों था, क्योंकि मुझे ये मालूम है ऑन रिकॉर्ड कि 5 सिलेक्टर होते हैं, उसमें से भी कुछ सिलेक्टर्स का ये मत है कि रोहित वर्ल्ड कप के लिए इज नॉट अ सर्टेनिटी, बट
अभी हम फैसला नहीं लेंगे। मतलब हो सकता है अजीत अगरकर का ये मत ना हो, गौतम गंभीर का ना हो, बट कुछ सिलेक्टर्स का है कि यार रोहित के साथ ऐसे नहीं कर सकते। सो लॉन्ग एज वो रन बना रहे हैं, आप उनको कैसे कह दो कि जाओ। हाँ 1.5 साल था, कोई बात नहीं, कल को कोई चोट लगे या लॉस ऑफ फॉर्म हो जाए अचानक से, फिर आपके पास एक मौका होता है कहने का इज्जत से। अभी तो इज्जत नहीं है ना, अभी तो बेइज्जती है।